से रेडी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत सारे आप भी लोगों ने फरमाइश की है कि थोड़े सीक्रेट जो सर्विसेज हैं दुनिया के अलग अलग, उनके बारे में, उस एजेंसी के बारे में कुछ कहानी सुनाएं। तो मोसाद की कहानी लेकर आया हूँ। हालांकि इससे पहले भी एक दो आपको कुछ सुनाया है मैंने, लेकिन ये जो ऑपरेशन है मोसाद का, ये पूरी दुनिया में आज भी याद किया जाता है। और कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो जासूस या जासूसी दुनिया में होते हैं। हर ऑपरेशन में रिस्क तो होता ही है, ख़तरा होता है, जोखिम होता है। लेकिन इसमें इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही जिन लोगों को इस टीम में शामिल किया गया था, उनसे दो बातें कही गई थी। एक कि अगर ये ऑपरेशन नाकाम रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था उनसे ये कहा गया था कि वहाँ तक जाने की तो पूरी प्लानिंग हो गई है, वापसी की गारंटी नहीं है। मतलब आप जिस प्लेन में जा रहे हैं, आप जहाँ हमला करने जा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बाकायदा हर तरफ से जितनी भी अपनी तरफ से उन्होंने प्लानिंग बनाई, ब्लूप्रिंट तैयार किया, एक चीज़ पर आकर रुक रहे थे, और वो ये कि क्या वापस लौट पाएंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया तो भी वापसी की गारंटी नहीं है, यानी कि ज़िंदा लौटेंगे कि नहीं, इस बारे में कुछ नहीं मालूम, और उन्हें ब्रीफ किया गया। लेकिन जांबाज बहादुर वही होते हैं जो इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। तो टीम में शामिल हर एक ने कहा कि मैं बिल्कुल इस ऑपरेशन में हिस्सा लूँगा और जाऊँगा। तो ऐसे 8 पायलट, जिनमें से कुछ मोसाद के भी थे, उन सारे लोगों की टीम बनाई गई। और उससे पहले जब ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन उससे पहले भी सालों की मेहनत थी, कई साल लगे इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग में, उसको कैसे किया जाए, उन सारी चीज़ों में। कहानी है दुनिया में अब तक इकलौते हुए किसी न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने की, तबाह करने की, उस पर बॉम्ब गिराने की। और ये न्यूक्लियर प्लांट इराक में था। इराक की राजधानी बगदाद से करीब 17 किलोमीटर दूर, बगदाद से साउथ ईस्ट में 17 किलोमीटर दूर। इत्तेफाक से उस इलाके के पास से मैं गुज़रा, मैं जब गया था इराक, और ये कहानी भी मुझे मालूम थी। तो एक मन में ये भी था कि जहाँ पे ऐसी बॉम्बिंग हुई, ऐसे मोसाद की टीम ने पूरा ऑपरेशन किया, अंजाम दिया, इजरायली एयरफोर्स ने इसको दिया, तो वो जगह क्या थी। तो कहानी है इराक के न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु भट्टी आप इसे कह सकते हैं हिंदी में, जिसको बर्बाद करने की। और कहते हैं कि अगर ये ऑपरेशन ना हुआ होता तो ईरान इराक वॉर के बाद जिस तरीके से फिर अमेरिका ने हालांकि कहा न्यूक्लियर वेपन है और इसी के नाम पे इराक पे हमला किया गया, सारी चीज़ें हुई, तो शायद इराक इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जंग नहीं हारता। अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होता, बॉम्ब होते, तो फिर वो भी डराता। लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी एक बहुत बड़ी जो देन है वो इजराइल है। इजराइल ने ये ऑपरेशन ना किया होता तो शायद इराक एक परमाणु संपन्न देश होता, उसके पास भी एटम बम होते। ईरान और इराक के रिश्ते ख़राब थे, जंग भी हुई। इजराइल के रिश्ते भी शुरू से ही ख़राब रहे हैं, क्योंकि इजराइल की भी उधर इराक से कभी बनी नहीं। फिर अरब मुल्क को लेकर जो सोच है और जो लड़ाई चल रही थी, उन सारी चीज़ों के पीछे ये सब कुछ था। तो सद्दाम हुसैन से पहले, करीब ये बात है 60s की, इराक ने जब देखा कि दुनिया में बहुत जगह पे परमाणु बम की होड़ लगी हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी इस बारे में कुछ शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपना जो परमाणु कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने शुरू किया। लेकिन 60 के दशक में शुरू हुआ, करीब 70 का दशक आ गया, 10 साल बीत गया, कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। तभी 1968 में बाथ पार्टी जो सद्दाम हुसैन की थी, तख्ता पलट करके सद्दाम हुसैन इराक के जो है वो डिक्टेटर बनते हैं, इराक के हुक्मरान बनते हैं। और उसके बाद सद्दाम हुसैन का पहला काम ये था कि बाकी कामों के साथ कि इराक को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनानी, ताकि ताकत का एहसास हो सके। इसके लिए फिर सद्दाम हुसैन ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू की। इस कोशिश में इराक को फ्रांस का साथ मिला। फ्रांस ने इराक की मदद की कुछ परमाणु कार्यक्रम, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए, जैसे बिजली और इन सब चीज़ों के उत्पादन के लिए। और चूँकि
न्यूक्लियर वेपन को लेके इराक भी उस वक्त जो बाकी दुनिया के साथ संधि हुई थी उसमें एक ये था कि वो बॉम्ब और इसकी होड़ में नहीं रहेगा, तो इसीलिए फ्रांस ने इराक की मदद की उसको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए, जो मानवीय कामों में आए, जो भलाई के लिए आए, जिससे बिजली बने, बाकी चीज़ें हो। और इराक ने क्लियर कर दिया था कि वो हथियार नहीं बनाएगा, बिजली और बाकी चीज़ें बनाएगा न्यूक्लियर से, लेकिन हथियार नहीं बनाएगा। और इसी भरोसे के साथ इराक और फ्रांस के बीच में एक समझौता होता है। और फ्रांस की मदद करने की एक और वजह यह भी थी कि इराक बहुत बड़ा ख़रीदार था फ्रांस के हथियारों का। तो एक फ्रांस और उस वक्त एक फ़लस्तीन, ये दोनों जो थे फ्रांस से बहुत बड़ी तादाद में हथियार ख़रीदते थे और एक बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आते थे फ्रांस से इन दोनों मुल्कों से। तो फ्रांस के साथ मिलकर डील हुई सद्दाम हुसैन के ज़रिए। अब बगदाद से 17 किलोमीटर दूर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। कहा गया कि ये बिजली और इस बाकी के उत्पादन के लिए। लेकिन ये चीज़ इजराइल को पसंद नहीं आई। इजराइल को ये लगा कि अगर कहीं इराक इसी ज़रिए चोरी छुपे परमाणु बम बना लेगा तो फिर वो ख़तरा होगा, ख़ासतौर पर उसके लिए भी। तो इजराइल ने पहले दिन से ही फ्रांस को रोकने की कोशिश की, अमेरिका से भी बात की, इटली से भी बात की बीच में। लेकिन फ्रांस का ये था कि भाई इराक हमारा बहुत बड़ा हथियारों का भी ख़रीदार है और उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बिज़नेस डील है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि खामखा आप बेवजह शक कर रहे हो, ये हथियार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे जो है दूसरे काम, बिजली और बाकी चीज़ें बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर का इस्तेमाल इराक हथियारों के लिए नहीं करेगा। और यही उन दोनों के बीच समझौते की वजह भी थी। तो इजराइल की तमाम कोशिशें नाकाम होती रहीं। डिप्लोमेटिक चैनल पे वो बात करता रहा, बाकी ज़रिए से भी दुनिया में बात करता रहा कि किसी तरीके से इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोका जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी के साथ साथ इजराइल एक काम और कर रहा था। वो एक तरफ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बात कर रहा था, प्रेशर बनाकर इराक को न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो जासूस थे मोसाद के, वो लगातार इराक में नज़र रखे हुए थे इनके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो फ्रांस की मदद से बन रहा था, कि कहीं ये बॉम्ब तो नहीं बना रहे हैं। और उन्होंने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो निकाल कर दी, बीच बीच में बताया भी अमेरिका और बाकी लोगों को कि नहीं, आप ये गलत है, इराक जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मोसाद की रिपोर्ट थी। ये सारी चीज़ें चलती रहीं और जो इजराइल की कोशिश है कि किसी तरीके से ये हथियार न रुके, मतलब ना न्यूक्लियर वेपन का कार्यक्रम कामयाब ना हो, उसके लिए वो अपनी कोशिश जारी रखता है और अलग अलग मुल्कों से बात करता है। लेकिन सारी डिप्लोमेटिक चैनल पे बातचीत फेल हो जाती है। और इस बातचीत के फेल होने के बाद ही तब तक मोसाद के जासूस इराक में, बगदाद में, हर जगह लगे हुए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जासूसी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो अंदर से जानकारी दे रहे हैं। उनकी आखिरी जो सारी रिपोर्ट आई उसमें ये था कि इराक परमाणु बम बना सकता है। 1979 और 80 के बीच में मोसाद ने ये रिपोर्ट दी कि इराक न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है। पहली रिपोर्ट आई कि वो अगले 2-3 साल में बना सकता है। फिर रिपोर्ट आई कि नहीं, वो तो अगले 1 साल के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन वो बना सकता है और उसने उसकी तैयारी कर ली। तो जब ये चीज़ें आई तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए थोड़ी सी टेंशन शुरू हुई और इजराइल को लगा कि ऐसा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। इसी बीच में एक और चीज़ होती है कि पता चलता है कि 1981 जुलाई के आसपास फ्रांस से करीब 90 केजी के आसपास जो आपके प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, उसकी एक खेप जा रही है इराक में। और अगर वो पहुंच गई उसके बाद जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल जो होगा तो वो ख़तरनाक होगा और इराक जो है एक तरह से न्यूक्लियर हथियार बनाने में बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। मोसाद के जासूसों ने ये रिपोर्ट दी। इजराइल की सरकार अब चिंता में पड़ गई। इसके बाद तय हुआ कि फिर इटली से बात हुई, फ्रांस से बात हुई, अमेरिका से बात हुई, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो चूँकि ऑलरेडी एक संधि कर चुका है इराक, और फ्रांस ने बताया कि हमारी डील ऐसी है तो हथियार के लिए नहीं है। 3 लोगों ने माना नहीं।
अब इजराइल को लगा कि और कोई चारा नहीं है, कोई बाकी मुल्क उसका सपोर्ट करेगी नहीं, तो फिर रास्ता क्या बचता है इराक को इस न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनने से रोकने के लिए। सरकार और उनकी अपनी एजेंसियां, मोसाद, एयरफोर्स, इन सब के साथ मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग के बाद ये एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस न्यूक्लियर प्लांट को, इस परमाणु भट्टी को बम गिराकर तबाह कर दिया जाए। आइडिया अच्छा था लेकिन बेहद ख़तरनाक और लगभग असंभव सी चीज़, इसलिए कि इसमें एक तो अगर ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरी दुनिया इजराइल को अलग थलग कर देगी, और दूसरे देश में इस तरीके का हमला वो भी खिलाफ जाएगा, चाहे यूएन में, बाकी जगह। फ्रांस सबसे पहले बिफरेगी, अमेरिका भी खिलाफ होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये था कि अगर उसके पास बन गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को होगा। तो तय हुआ कि चाहे कोई भी अंजाम हो, कुछ भी अंजाम हो, इस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो सबसे पहले इस ऑपरेशन का नाम रखा गया एम्यूनिशन हिल। उस वक्त जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे मेनाकेम बेगिन की ज़िद थी कि चाहे कुछ हो जाए, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लास्ट डे हो जाए, लेकिन ये मिशन पूरा होना चाहिए। जो विपक्ष के नेता थे उनको भी वहाँ भरोसे में लिया गया, लेकिन विपक्ष के नेता उस वक्त इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इससे इजराइल अलग थलग पड़ सकता है। तो ये बातचीत चलती रही और आखिर में ये हुआ कि दबाव में आकर मेनाकेम बेगिन को ये कहना पड़ा कि ठीक है, ये ऑपरेशन हम टाल रहे हैं। बट उन्होंने टाला नहीं था, सिर्फ विपक्ष के नेता को भरोसा दिलाया था। तो वो भी संतुष्ट हो गए विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा चलो अब नहीं होगा। लेकिन मेनाकेम बेगिन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसके बाद उन्होंने मोसाद और एयरफोर्स के जो ऑफिशियल है उनके साथ मीटिंग की और कहा यह ऑपरेशन कंटिन्यू होगा। बट चूँकि ये ऑपरेशन का नाम जो है कई लोगों को पता था, एम्यूनिशन हिल, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। कहा गया अब इस ऑपरेशन का नाम फिर क्या होगा। तो ऑपरेशन का नाम कंप्यूटर के ज़रिए निकाला गया और रखा गया ऑपरेशन ओपेरा। नाम मिल चुका था इस ऑपरेशन को, लेकिन करें कैसे। उसी वक्त इजराइल को अमेरिका में बना हुआ F-16 जेट फाइटर मिला था, लेकिन F-16 जेट फाइटर की अपनी कुछ सीमा भी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल से उड़कर बगदाद से करीब 17 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने के लिए उड़ान भरना है। और उड़ान जो भरना है तो उसमें मुश्किल ये है कि एक तरफ सऊदी अरब का एयर स्पेस आएगा और एक तरफ जॉर्डन का, और ये दोनों किसी भी कीमत पर, अगर उन्हें पता होगा कि इराक पे ये बमबारी करने जा रहे हैं तो वो इजाज़त नहीं देंगे। और बिना इजाज़त के आप उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको मार कर गिरा देंगे, क्योंकि आप वैसे ही फाइटर जेट लेकर घूम रहे हैं। ये मुश्किल थी। दूसरी मुश्किल ये थी कि इस फाइटर जेट में बॉम्ब भी रखना था, बॉम्ब को चूँकि जाके वहाँ पे गिराना भी था, और जो दूरी थी वो करीब 2000 मील जहाँ से उड़ना था नियरेस्ट बॉर्डर से। तो जाने और फिर अगर रास्ते में मान लीजिए कि आप चूँकि जा रहे हैं और पकड़े गए रडार के ज़रिए, और दुश्मन देश ने या इराक नहीं, क्योंकि इराक के इस न्यूक्लियर रिएक्टर की अपनी भी एक रडार था, अपना उनका एयर स्पेस था, और उसके अपने हिफाजत के लिए प्लेन थे। फिर सऊदी अरबिया, ऊपर से जॉर्डन, तो आपको 3-3 दुश्मन जहाज़ों का भी मुकाबला करना है। तो अगर मान लीजिए आपका पीछा किया गया तो आपको इधर से उधर रूट भी बदलना पड़ेगा। इस F-16 जेट में इतना फ्यूल नहीं कि आप जाकर और वापस आ सकते हैं पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर, और रीफ्यूलिंग का कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि रीफ्यूलिंग 3 ही जगह हो सकती है, या तो सऊदी अरब या जॉर्डन या इराक, और तीनों आपके दुश्मन। आप तीनों कहीं लैंड नहीं कर सकते। लैंड करने का मतलब आप पकड़े गए। तब रीफ्यूलिंग होगी नहीं, और इसी फ्यूल के साथ वापस लौटना मतलब सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि फ्यूल कब ख़त्म हो नहीं मालूम, अगर आप बच गए दुश्मन के बॉम्ब से तो ये सारी चीज़ें हुई और सारे ऑप्शन पे ध्यान दिया गया, पर आखिर में हुआ कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहा गया कि ठीक है, 8 MiG-16 ये जाएंगे इस ऑपरेशन पर, और वहाँ पे जाकर इस न्यूक्लियर प्लांट पर बॉम्ब गिराएंगे। सॉरी, F-16, मिग नहीं, F-16।
तो ये वहाँ पर जाकर बॉम्ब गिराएंगे। इनके साथ साथ 8 और जो है F-15 ये उनको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे कि अगर रास्ते में किसी दुश्मन की नज़र पड़ गई और उन्होंने घेरने की कोशिश की तो वो उनसे मुकाबला कर सकें। तो 8 F-16 और 8 F-15 इनको भेजने का फैसला लिया जाता है। अब F-16 को फिर उस हिसाब से तैयार किया जाता है क्योंकि उसमें जो बॉम्ब रखने थे और उसका पूरा वेट और फिर फ्यूल को देखना था, तो उस हिसाब से उसमें वो उनके इंजीनियर और बाकी लोगों ने उन चीज़ों को तैयार किया, उसे बनाया और फिर ये हुआ कि इसमें जो बॉम्ब है वो सारी चीज़ें कैसे आएंगी, तो ये सारी चीज़ें तैयारी की गई। अब इसके बाद ये हुआ कि सऊदी अरब और जॉर्डन को कैसे गच्चा देंगे, तो उसका हल निकाला गया कि उनके एयर स्पेस में बहुत ही लो फ्लाई करेंगे, क्योंकि अगर रेंज के बीच में रहेंगे तो रडार से पकड़े जाएंगे, लो आएंगे तो शायद रडार में ना पकड़े जाएंगे। इसमें जोखिम है लेकिन और कोई रास्ता नहीं। अब सबसे अहम चीज़ कि उस रिएक्टर में, जिसका नाम वहाँ पे 2-3 नाम से ये मशहूर है, जो बगदाद में ये न्यूक्लियर रिएक्टर था इराक का, एक इसको वहाँ पे जो फ्रांस है उसने, चूँकि उसी की मदद से बन रहा था, उसने इसका नाम रखा था ओस इराक, इसमें इराक का भी नाम डाल दिया था। इराकियों ने अपना इसका नाम रखा था तमूज़, ये इस्लामिक कैलेंडर में एक मंथ का नाम है तमूज़, तो ये उसका नाम रखा था। तो ओस इराक और तमूज़ ये इस नाम से फेमस था। तो अब ये हो गया कि लो फ्लाई करेंगे। अब लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये आई थी कि अब तक उस रिएक्टर के बारे में मोसाद के जासूसों ने सारी जानकारी दे दी, लेकिन 2-3 और सबसे अहम जानकारी हासिल करनी थी। नंबर 1 ये कि इस रिएक्टर में, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो जो फ्यूल है वो हॉट कब होगा, मतलब अगर वो चालू होगा तो जाहिर सी बात है वो हॉट होगा पूरा न्यूक्लियर प्लांट, और अगर ऐसे में उसमें बॉम्ब गिराते हैं तो उसका जो रेडियो एक्टिव है वो आसपास पूरे इलाके में फैलने का ख़तरा था और इससे हज़ारों जान जा सकती थी। और अगर ऐसा होता तो फिर जाहिर सी बात है कि इजराइल को इसका बहुत गलत अंजाम भुगतना पड़ता, बुरा अंजाम भुगतना पड़ता। तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, तो जब ये पता किया गया तो बताया गया कि 31 जुलाई 1981 तक ये हॉट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ पे पूरी तरह से उसको काम शुरू हो जाएगा। और वैसे में बमबारी करना मतलब सैकड़ों हज़ारों बेगुनाह लोगों की जान लेना है। तो पहली चीज़ ये जानकारी मिली, हालांकि ये बहुत ही खुफिया जानकारी थी, लेकिन मोसाद ने किसी तरह ये जानकारी निकाल कर दी कि अभी जिस वक्त हम बॉम्बिंग करेंगे उस वक्त ये चालू हालत में नहीं होगा, इसलिए नुकसान नहीं होगा, आसपास में रेडियो एक्टिव नहीं फैलेगा कहीं। अब एक और जानकारी, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे और सबसे बड़ा जो डर था इजराइल को, ये चूँकि ये फ्रांस की मदद से ये पूरा न्यूक्लियर प्लांट चल रहा था, तैयारी हो रही थी, तो फ्रांस के जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ पे काम करते थे और बड़ी तादाद में काम करते थे। अब इस बमबारी में अगर वहाँ पे फ्रांस के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और फ्रांस के बाकी दूसरे टेक्नीशियन और उनकी भी जान जाती है तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस खामोश नहीं रहेगा और फ्रांस इसके लिए आवाज़ उठाएगा और हो सकता है इजराइल को इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो दूसरी ये थी कि ऐसा कौन सा वक्त, कौन सा दिन होगा जब इस न्यूक्लियर प्लांट में कम से कम लोग हों या होना, और कम से कम जो फ्रांसीसी लोग हैं वो उस वक्त उस शिफ्ट में वहाँ मौजूद ना हो। तो पता चला कि सबसे कम फ्राइडे और सैटरडे को न्यूक्लियर प्लांट में हलचल होती है, सबसे कम काम होता है। तो फ्राइडे को छुट्टी होती है, बाकी चीज़ें, और संडे को जो फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के वो छुट्टी करते हैं, वो नहीं आते हैं। तो कायदे से जो माकूल दिन था वो था फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर, और संडे में थोड़ा होता है, लेकिन संडे को फ्रांसीसी जो वहाँ पे फ्रांस के एक्सपर्ट्स हैं न्यूक्लियर और टेक्नीशियन, वो जनरली काम नहीं करते और वो नहीं आते उस प्लांट पे। तो अब 3 दिन था, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इनमें से एक दिन चुनना था। आखिर में तय होता है कि जिस दिन फ्रांसीसी लोग ना हों उसी दिन को चुना जाए, तो वो दिन संडे था। संडे तारीख अब चुनी गई। इसके बाद तय हुआ कि अब संडे को ही करेंगे,
जुलाई तक 90 किलो यूरेनियम और बाकी चीज़ें पहुंचने की बात थी, जो मोसाद के जासूस ने कहा था, रिपोर्ट दी थी। रूट तय हो गया था सऊदी अरब जॉर्डन से होते हुए, और अब संडे का दिन हो गया था, तो आखिर में तारीख भी तय हुई 7 जून 1981, 7 जून 1981। ये तय हुआ कि इसी दिन अटैक होगा। 8 F-16 और उनकी मदद के लिए 8 F-15, ये आपके इजराइल के नेगेव एयरफोर्स के एयरबेस से उड़ान भरते हैं दोपहर के 3:55 पर। उड़ान भरने के बाद ये सऊदी थोड़ी ही देर के बाद ये सऊदी स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। अब इन्हें ये भी था कि सऊदी स्पेस में दाखिल होंगे और रडार ने पकड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी को कैसे गच्चा देना है। तो जब सऊदी स्पेस में ये दाखिल हुए तो एक जगह पर इनका संपर्क होता है, और वो ATC से इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। इनका पायलट जो है वो बात करता है, कहता है हम लोग जॉर्डन से हैं, जॉर्डन एयरफोर्स से हैं, और रास्ता भटक गए हैं और इसलिए आपके स्पेस में है, तो हमें जॉर्डन वापस जाने दीजिए। अरबी में जिस तरीके के सऊदी बात करते हैं, सेम टोन में ये बात करते हैं। सऊदी जो ATC या जो भी था वो कन्विंस हो जाता है, उसे लगता है कि हाँ ये जॉर्डन के भटके हुए विमान हैं, तो वो कोई एक्शन नहीं लेता। इसके बाद ये जॉर्डन की वायु सीमा में दाखिल होते हैं, और जब जॉर्डन की वायु सीमा में दाखिल होते हैं तो कहते हैं कि हम लोग सऊदी अरब से हैं और हम गलती से रास्ता भटक गए, सेम उल्टा, और हमें वापस सऊदी अरब जाना है। इस बीच में ये भी होता है कि ये पूरे टीम जो है, एक तरफ ये इनका राडार कम्युनिकेशन सिस्टम सऊदी अरब का और जॉर्डन, इनका ये नाकाम और बंद करने की भी कोशिश में लगी रहती है। ज़्यादातर में कामयाबी भी मिलती है, 1-2 जगह पे सिर्फ ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी तक मिशन के बारे में किसी को शक नहीं होता है। इसके बाद जॉर्डन से अब ये एकदम और लो फ्लाई करना शुरू करते हैं ताकि अब किसी रडार के चक्कर में ना पड़े। इत्तेफाक से उस वक्त जब ये गुजर रहे थे जॉर्डन के ऊपर से, तो जॉर्डन के उस वक्त जो किंग थे, उनका नाम था शाह अब्दुल्ला। तो शाह अब्दुल्ला जो है वो छुट्टियां मना रहे थे, और छुट्टियां मना रहे थे जिस जगह पे, वो अपने एक प्राइवेट याक में छुट्टियां मना रहे थे। बड़ा सा उनका जहाज़ था और वहीं छुट्टी मना रहे हैं। अचानक ये चूँकि लो फ्लाई कर रहा है F-16 और F-15, तो कहते हैं कि जो किंग थे उनके सर के ऊपर से ये जेट प्लेन, फाइटर प्लेन गुजरता है। जॉर्डन के किंग के सर के ऊपर से वो जिस जगह पे थे वहाँ गल्फ ऑफ अकाबा में ये छुट्टियां मना रहे थे किंग हुसैन, और ये अपने उस पे थे प्राइवेट जहाज़ पे। तो जब गल्फ ऑफ अकाबा में थे तो अचानक इन्होंने देखा कि बड़ी तेज़ प्लेन उड़ा, और उसका डायरेक्शन जो था वो इराक की तरफ था। किंग हुसैन जो है वो इराक के साथ अच्छे रिश्ते थे, तो जब वो देखा, और किंग हुसैन को कहीं ना कहीं से अंदाज़ा हो गया कि ये इराक पे हमले के लिए जा रहा है, और उस वक्त तक ये चीज़ें चल रही थी इस न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर, परमाणु भट्टी को लेकर, इजराइल की सारी जो बयान और ये सारे आ रहे थे। तो किंग हुसैन को लग गया था कि ये जो फाइटर है ये उसी न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करने के लिए जा रहा है, बॉम्ब गिराने के लिए जा रहा है। वो फ़ौरन समझ गए, और उस छुट्टी के दौरान किंग हुसैन ने अपने उसी जहाज़ से फ़ौरन अपने गवर्नमेंट पे जो बैठे हुए लोग थे जॉर्डन में, उनको वहाँ पे हुक्म दिया कि फटाफट इराकी एजेंसी को, इराकी गवर्नमेंट को आगाह करो कि इजरायली जो फाइटर प्लेन है वो इराक की तरफ जा रहे हैं और बॉम्बिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये पहली चीज़ थी जो इस पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर सकती थी, क्योंकि एक किंग ने खुद जो छुट्टियां मना रहा और उसके सर के ऊपर से, और असल में इजराइल और मोसाद की एक यहाँ पे गलती हो गई थी कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि किंग हुसैन गल्फ ऑफ अकाबा में छुट्टियां मना रहे हैं, वो भी अपने प्राइवेट जहाज़ में। तो शायद वो उस रूट को लेते ही नहीं, यहाँ बाद में ये सारी चीज़ें आई, लेकिन उन्हें पता नहीं था। तो ये मैसेज भेजते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोसाद ने एक दूसरा जो काम अच्छा किया था कि वो पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको ठप कर रखा था उस वक्त। तो जॉर्डन से ये मैसेज बगदाद तक पहुंचता ही नहीं है,
किंग हुसैन का, कि वहाँ पे वो पहुँच रहे हैं, फाइटर आ रहे हैं हमला करने के लिए। इराकी अथॉरिटी, इराकी गवर्नमेंट, इराकी एयरफोर्स, किसी को ये जानकारी नहीं मिलती और यहीं पे गलती हो जाती है। तब तक ये प्लेन इराक की सीमा में दाखिल हो जाता है। ठीक शाम 6:35 पर 3:55 पे ये उड़ा था इसराइल से, और 6:35 पर, मतलब लगभग 2 घंटे 40 मिनट के सफ़र के बाद ये बगदाद के उस न्यूक्लियर प्लांट पे जो F-16 थे 8 बॉम्ब गिराना शुरू करते हैं। सब कुछ पहले से तय था, फिक्स था, उन्होंने लॉक किया हुआ था। तय ये था कि हर 5 सेकंड में एक प्लेन एक बार बॉम्ब प्रेस करेगा, एक बार में 2 बॉम्ब गिरेंगे। तो पहले ने जो सबसे आगे था उसने प्रेस किया, 5 सेकंड के अंदर 2 बॉम्ब गिरे, वो आगे निकल गया। जो उसके पीछे था उसने भी प्रेस किया, 5 सेकंड के ठीक फासले पर 2 बॉम्ब गिरे। कुल इस तरीके से 8 F-16 ने 16 बम गिराए, सब ने 2-2। उन 16 बमों में से ये था कि 8 को सीधे प्लांट के ऊपर गिरना है, और वही हुआ। 8 के 8 इस जो तम्मूस न्यूक्लियर प्लांट था उसके ऊपर गिरा, और वो हेवी बॉम्ब था ताकि वो नीचे तक जाके सब कुछ बर्बाद कर दे। करीब 1 मिनट 20 सेकंड की बमबारी हुई टोटल। 1 मिनट 20 सेकंड में 16 बम गिरे, 8 बम प्लांट के ऊपर गिरे। इसके बाद ये सारे लोग वापस मुड़ते हैं, और इस बीच में अब इराकी एयरफोर्स की बॉम्बिंग के बाद एहसास होता है कि दुश्मन के जहाज़ घुस चुके हैं। लेकिन जब तक वो सावधान होते, जब तक वो अलर्ट होते, जब तक पीछा करते, और डर यही था कि कहीं अगर उन्होंने पीछा किया और उन्होंने अपने रास्ते से इनको डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि पीछे जब होता है तो आपको रूट बदलना होता है, तो फिर मौत दोनों सूरत में तय है। एक तो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप दुश्मन के निशाने पर आ जाएंगे। लेकिन नसीब अच्छा था, ये वापस मुड़ते हैं, पीछा होता नहीं है। और इन सब में एक कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था कि जब सारी चीज़ें हो जाएं और ये बॉम्ब सब गिरा दें, तब कहेंगे सभी कि एवरीबडी चार्ली। एवरीबडी चार्ली मीन्स कि हर पायलट 8 के 8 ने बॉम्ब गिरा दिए। 7 पायलट ने वापस जवाब दे दिया एवरीबडी चार्ली। इसका मतलब है कि 40 जो 7 थे उनमें से 14 ने गिरा दिया। 8वां और जो लास्ट था उसके पायलट थे जिनका नाम था रेमन। रेमन का रिप्लाई नहीं आता कई सेकंड तक, तो बाकी सब घबरा जाते हैं। और रेमन की ये थी कि जो सारे प्लेन को बॉम्ब गिराना था उसमें सबसे पीछे रेमन ही था। तो अब लगा कि कहीं रेमन के साथ कुछ हो नहीं गया, लेकिन थोड़ी देर बाद रेमन का भी रिप्लाई आ जाता है। और इसके बाद, इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाते, वापस ये सारे जेट फाइटर प्लेन इजराइल की सीमा में दाखिल होते हैं और लैंड कर जाते हैं। और इस तरह करीब करीब टोटल उड़ने से लेकर वापसी तक 6 घंटे से भी कम वक्त में इराक के इकलौते और सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अब जिस रेमन की मैंने आपको बात की, जो रेमन, इलान रेमन जो पायलट, इस इलान रेमन ने, ये 1981 की बात है, लेकिन 2003 में आपको याद होगा कोलंबिया शटल क्रैश किया था जो स्पेस में गया था। इलान रेमन इजराइल का पहला एस्ट्रोनॉट था जो स्पेस में गया था कोलंबिया शटल के साथ, और उस हादसे में इलान रेमन की भी मौत हो गई थी। तो खैर, ये ऑपरेशन कामयाब करने के बाद सब वापस आते हैं। उसके बाद पूरी चीज़ जानकारी आती है और कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे रिपोर्ट आती है, अमेरिका के ज़रिए रिपोर्ट आती है, फ्रांस के ज़रिए रिपोर्ट आती है, और पता चलता है कि उस न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से उस बमबारी में तबाह कर दिया गया था और वो किसी भी तरह से अब चलने लायक नहीं था। फ्रांस को बड़ा गुस्सा आया, फ्रांस ने इसमें पूरा विरोध जताया, अमेरिका ने भी उस वक्त विरोध जताया। लेकिन बहुत साल के बाद अमेरिका ने फिर इजराइल से को एक तस्वीर दी थी, उस वक्त की सैटेलाइट से ली गई जब ये हमला हुआ था, और दिखाया था कि किस तरीके से ये पूरा प्लांट तबाह हो गया था उस बमबारी में। और ये तस्वीर देते हुए अमेरिका के एक शायद फॉरेन मिनिस्टर थे,
उन्होंने उस वक्त के इजराइल के जो एयरफोर्स के चीफ थे उनको वो तस्वीर भेंट की, और ये भी थैंक्स के साथ कि अगर आपने उस दिन ये बमबारी ना की होती तो शायद हम इराक पे इतनी आसानी से कब्ज़ा ना करते और इराक शायद परमाणु बम एक संपन्न देश होता। लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने परमाणु बम के नाम पर इराक पे हमला किया और वहाँ से कुछ नहीं मिला, जिसको लेके तमाम रिपोर्ट आई, जिसको लेके अमेरिका को काफ़ी खींचा लेदर भी हुई, अमेरिका की खिंचाई भी हुई। लेकिन ये तय है कि अगर ये ऑपरेशन ओपेरा ना हुआ होता, इजराइल ने वहाँ पे बॉम्ब ना गिराया होता, उस न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद ना किया होता, तो सद्दाम हुसैन के पास एटम बम होता, इसमें कोई शक नहीं था। ये थी कहानी पूरी ऑपरेशन ओपेरा की। इससे जुड़ी हुई कोई और चीज़ अगर आप लोगों को पता हो जो मुझसे छूट गई हो, आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो आज फ़िलहाल इतना ही, और अब आपसे मुलाकात होगी कल कहानी के किसी नए एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और आप तमाम लोगों को एक बार फिर, आज करवा चौथ भी है तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू वेरी मच।